a single valued function, right? Then of z defined in a bounded and closed is bounded and closed domain capital D, and let z approach z approach z0 along any path in D capital D given a positive number, let us say given, मैं लिख लेता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, given a positive number say epsilon, this is epsilon, positive number epsilon, however small, ये बहुत small भी हो सकता है, however small but not zero, but not zero, if we can find, if we can find another small positive, another small positive number delta such that absolute value of f of z minus w naught is less than epsilon for all z for which, समझ लेते हैं पहले लिख लेते हैं फिर आपको समझाता हूँ, for which this 0 is less than z minus z naught less than delta, then we say that, then we say that w0 is the limit, we say that limit, or directly लिख देता हूँ मैं, limit z tends to z naught of f of z is nothing but w. अब देखिए क्या होता है, W एक फंक्शन है, W इक्वल टू एफ ऑफ जेड एक फंक्शन है, वो सिंगल वैल्यू है, यानी W की फॉर एनी Z W की एक सिंगल वैल्यू मिलेगी ऑफ Z डिफाइंड इन अ बाउंडेड एंड क्लोज डोमेन, एक डोमेन होगा, डोमेन मतलब एक आप बोल सकते हैं कि एक रीजन है, इसके अंदर ही सारे वैल्यूज है इसके, तो वो जो डोमेन है वो क्लोज भी है और बाउंडेड भी है, बाउंडेड है यानी कोई एक नंबर जो है उससे सारे वैल्यूज लेस है, और क्लोज मतलब जो इसके लास्ट पॉइंट्स है वो इंक्लूडेड है, राइट? सो क्लोज डोमेन, या क्लोज डोमेन को आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है, मतलब वो, हाँ, स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट सेम है, एंड लेट z अप्रोचेस टू z नॉट, यहाँ पे लिखा है, मैं देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको, z टेंड्स टू z नॉट, z अप्रोचेस टू z नॉट अलोंग एनी पाथ, लेट अस से कि यहाँ पे दो पॉइंट्स है, एक है z और एक है z नॉट, तो z जो है वो किसी भी पाथ से z नॉट तक पहुंच रहा है, किसी भी पाथ से, कोई भी और रास्ता ले सकता है वो, लेकिन वो z नॉट तक पहुंच रहा है, गिवन ए पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, अगर आपको एक पॉजिटिव नंबर बहुत छोटा सा एक एप्सिलॉन मिलता है, वो बहुत स्मॉल है लेकिन जीरो नहीं है, अगर उस एप्सिलॉन से भी छोटा, वी कैन फाइंड अनदर स्मॉल पॉजिटिव नंबर डेल्टा, अगर हम लोग फाइंड आउट कर सके, सच दैट जो एब्सोल्यूट वैल्यू है एफ ऑफ जेड और डेल नॉट की, सॉरी एफ ऑफ जेड और डब्ल्यू जीरो की, वो लेस होगी किससे, दैट विल बी लेस फ्रॉम एप्सिलॉन, अगर इस एप्सिलॉन से वो छोटी है, फॉर जेड और जेड नॉट का जो डिस्टेंस है वो जीरो और डेल्टा के बीच में आता है, तो क्या होगा कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट एज जेड टेंड्स टू जेड नॉट, ऐसा हो जाएगा ये मीन, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, बस ये समझना है कि एक डोमेन है क्लोज, W एक फंक्शन है सिंगल वैल्यू, एक डोमेन है Z जिसमें Z Z नॉट तक अप्रोच कर रहा है, और ऊपर से आपको आपको एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन मिल रहा है, लेकिन उसी स्मॉल एप्सिलॉन के लिए आपको एक और स्मॉल नंबर डेल्टा मिलेगा, सच दैट वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि हाँ, such that f of z is absolute value of f of z minus w naught is less than epsilon for absolute value 0 less than absolute value of z minus z naught less than delta.
अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है then you can conclude that the limit of this function f of z is w0 for z tends to z0, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, कंटिन्यूटी। नेक्स्ट कंसेप्ट, आपने ये सब चीजें 11th या 12th में देखी है, बस वो रियल के लिए थी। अब ये कॉम्प्लेक्स के लिए हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। इसका भी सिंपल ही होगा कि लेट w is equal to f of z is a single valued function, w is equal to f of z be a single valued function defined in a bounded and closed domain, defined in a bounded and closed domain capital D. W is equal to f of z is said to be continuous, is said to be continuous. कब होगा ये continuous? At z is equal to z naught if, अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है that limit of z tends to z naught of the function f of z is nothing but f of z naught. W एक सिंगल वैलिड फंक्शन है, डिफाइन है, क्लोज एंड बाउंडेड है। डोमेन D में W is equal to f of z कंटीन्यूअस तब होगा at z is equal to z naught the limit of f of z at z tends to z naught is equal to f of z naught। तो ये होगी उसकी डेफिनेशन कि अगर आप फंक्शन की वैल्यू एट z टेंड्स टू z naught फाइंड आउट करेंगे तो वो फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू भी आनी चाहिए। आया समझ में? अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। बेसिक बेसिक कंसेप्ट पहले समझ लेने हैं, बाद में फिर एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट कंसेप्ट इज डिफरेंशिएबिलिटी। अब लिमिट और कंटिन्यूटी हो गया, फिर आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पे। डिफरेंशिएबिलिटी क्या है? नेक्स्ट कंसेप्ट दिख रहा है ना आपको? फ्रेम के बाहर गया तो मुझे बताया कौन। डिफरेंशिएबिलिटी नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। अब ये डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट और कंटिन्यूटी, लिमिट की डेफिनेशन हमारी यूज करती है। डिफरेंशिएबिलिटी क्या है? लेट w is equal to f of z be a single value function of z, single value function of z defined in domain capital D. F of z is said to be differentiable, is said to be differentiable at any point z if W एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, जैसे लिमिट की डेफिनेशन कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में था, इन ए क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल। क्लोज एंड बाउंडेड नहीं बोला, बस बोला कि डिफाइन इन डी। एफ ऑफ जेड डिफरेंशिएबल कब होगा? जब लिमिट लेंगे आप इसका dou w by dou z as dou z tends to 0, तो वो आना चाहिए, दैट इज नथिंग बट लिमिट dou z tends to 0 of the function f of z plus dou z minus f of z divided by dou z। अगर ये लिमिट आपकी यूनिक आती है, इज यूनिक as dou z tends to 0 along any path of the domain D। इसका क्या मतलब हुआ कि फंक्शन w इज इक्वल टू f ऑफ z डिफरेंशिएबल तब होगा जब आप उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, उसके पार्शियल डेरिवेटिव का लिमिट लेंगे एज dou z है, यानी
डेल्टा जेड टेंस टू जीरो होगा, अगर ये लिमिट दैट इज नथिंग बट लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइड बाय डेल्टा जेड या दो जेड बोलो, ये अगर लिमिट एग्जिस्ट होती है और वो यूनिक होती है, ऐसा भी होता है कि कुछ लिमिट्स जो है वो दो वैल्यूज देता है, यहाँ पे अगर वो एक ही वैल्यू देगा तो आप बोलेंगे कि आपका जो फंक्शन w है वो, या w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, वो डिफरेंशिएबल है। सबको समझ में? एग्जाम्पल देके बताता हूँ एक। अब यहाँ से हमारा एक्चुअल में मेन हमारा कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 1, let us say find whether the following function find whether the following function is differentiable। फंक्शन है हमारा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड क्यूब एट जेड इज इक्वल टू आर। हमको ये बताना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल मतलब आपको उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना होगा। लिमिट जेड जेड टेंस टू आई बोला है तो जेड डेल्टा जेड टेंस टू जेड टेंस टू जेड नॉट करना पड़ेगा, और ये जो लिमिट है वो एक यूनिक आनी चाहिए। अगर वो यूनिक आती है तो आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका एफ ऑफ जेड उन्होंने दिया है जेड क्यूब, आपको दिख रहा है ना? कैमरा थोड़ा घूम रहा है क्या? अदे है नंबर आगे, एंड जेड नॉट हाँ आपको सर, थोड़ा दिया घूम है रहा है। आई। थोड़ा घूम रहा है क्योंकि ये हैंग किया है तो वो कैमरा थोड़ा घूम ही रहा है, मुझे ढूंढना पड़ेगा ऑप्शन कुछ और कि ये स्टेबल रहे। ठीक है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड जेड क्यूब एंड जेड नॉट इज इक्वल टू आई है। तो अब आपको एफ ऑफ जेड नॉट पहले फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ जेड नॉट, ये डेफिनेशन जो है, इसी को एक और अल्टरनेटिव है लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड है, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइड बाय जेड माइनस जेड नॉट। ये दोनों में से एक की जो लिमिट है या दोनों भी ये जो वैल्यूज है ये यूनिक आनी चाहिए, राइट। अब सबसे पहले ये डेफिनेशन हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले एफ ऑफ जेड तो है, एफ ऑफ जेड नॉट कितना होगा? दैट विल बी एफ ऑफ आई, राइट। दैट विल बी नथिंग बट आई क्यूब। अब आई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो आएगा आई क्यूब दैट इज माइनस आई, एंड देयरफॉर आपका f dash of z z naught that will be nothing but limit z tends to z naught f of z minus f of z naught divided by z minus z naught। ये है डेफिनेशन, राइट। अब यहाँ पे क्या करते हैं? दिस विल बी नथिंग बट लिमिट z टेंस टू आई है हमारा z नॉट की वैल्यू, f ऑफ z है मेरा z क्यूब और f ऑफ z नॉट है मेरा i क्यूब। वो माइनस आया, आप चाहिए तो बाद में पुट कर सकते हो या रहना है तो रखो ऐसे, डिवाइड बाय जेड माइनस आई, ऐसा है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला है मेरे पास, दैट विल बी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ऐसा फॉर्मूला। सो उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सपांड करते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में एक जेड माइनस आई है। सो जेड माइनस जेड टेंस टू आई, ये होगा जेड माइनस आई इंटू जेड स्क्वायर प्लस आई जेड प्लस आई स्क्वायर। ये राइट है क्या फॉर्मूला, या यहाँ पे माइनस है? राइट है मेरे ख्याल से। डिवाइडेड बाय जेड माइनस आई आ जाएगी। अब आप जेड माइनस आई कैंसिल करेंगे तो बचेगा कितना? लिमिट जेड टेंस टू आई जेड स्क्वायर प्लस आई जेड प्लस आई स्क्वायर। आई स्क्वायर आप लिखना है तो अभी लिखो या बाद में लिखो, राइट। अब जेड जहाँ पे भी है वहां पे आई पुट कर देंगे हम, क्योंकि अभी हमारा सिंप्लीफाई हो चुका है। तो ये आएगा आई स्क्वायर प्लस आई इंटू आई प्लस आई स्क्वायर इज माइनस वन, राइट। सिंप्लीफाई कर लो अभी, दिस विल बी, या रखना है क्योंकि आई स्क्वायर एक काम करते हैं, इसको भी आई स्क्वायर ही रखते हैं ताकि तीनों का एडिशन हो जाए। तो ये आएगा आई स्क्वायर दैट विल बी थ्री आई स्क्वायर। अब आप आई ब्लर स्क्वायर हुआ की सर, वैल्यू, ब्लर होगी, दिख नहीं रहा है आप।
अब सही है? अभी भी ले रहे हैं। अब शायद सही है। ठीक है, थोड़ा तो सा ये बात होगा है। 3 - 3, ये होगा -3, राइट। अब -3 एक यूनिक वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लिमिट आपने फाइंड आउट किया है z टेंड्स टू z नॉट, वो आपको एक यूनिक मिली है। दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ z जो आपका फंक्शन है वो डिफरेंशिएट। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, हालांकि ये एग्जांपल एग्जाम में आने के चांसेस कम ही होते हैं, लेकिन आपको एक बेसिक कंसेप्ट के तहत बताया कि कोई भी फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल तब होगा जब आप उसकी लिमिट लेंगे एट z टेंड्स टू z नॉट, और अगर वो यूनिक आती है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट इज एनालिटिक फंक्शन। नेक्स्ट कंसेप्ट इज एनालिटिक फंक्शन। कोई भी फंक्शन एनालिटिक होगा, ये कब तय किया जाएगा एनालिटिक फंक्शन? डेफिनेशन देखते हैं। इसका सिंगल वैल्यू फंक्शन, यानी डेफिनेशन के पहली लाइन में बता दिया कि वो फंक्शन आपका सिंगल होना चाहिए। इफ ए सिंगल वैल्यू फंक्शन w is equal to f of z is defined एंड डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। वो डिफाइन भी होना चाहिए और वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। एंड डिफरेंशिएबल at each point of domain, each point of domain capital D, then this function is called as analytic function। क्या बोला है कि कोई भी फंक्शन अगर वो सिंगल वैल्यूड है और वो डिफाइंड है और वो डिफरेंशिएबल है एट ईच पॉइंट इन डी, अगर ये आपका रीजन है, डोमेन है डी, कैपिटल डी, तो इस रीजन के या इस डोमेन के हर एक पॉइंट पे अगर आपका फंक्शन डिफाइंड भी है और डिफरेंशिएबल भी है। डिफरेंशिएबल का मतलब है कि उसकी जो लिमिट है, वो जो लिमिट है वो यूनिक आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका जो फंक्शन है वो एनालिटिक होगा। देन इट इज कॉल्ड, बहुत सारे नाम है इसके लिए, इसका नाम है एनालिटिक फंक्शन और रेगुलर फंक्शन और होलोमॉर्फिक फंक्शन। फंक्शन ऑफ z इन द डोमेन D, इन द डोमेन कैपिटल D। ठीक है, तीन नाम है, एनालिटिक फंक्शन, रेगुलर फंक्शन और होलोमॉर्फिक फंक्शन। क्वेश्चन अगर आता है कि चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन और नॉट, तो आपको देखना होगा कि वो फंक्शन सिंगल वैल्यू है क्या और वो डिफरेंशिएबल फंक्शन। अगर वो डिफरेंशिएबल है सारे पॉइंट्स के लिए तो आप ये चेक कर सकते हैं। लेकिन ये जो चेक करना है ना, ये टीडियस हो जाता है। इसके लिए आगे जाके एक शॉर्टकट आता है कि कोई भी फंक्शन हमारा एनालिटिक कब होगा, वो देखने के लिए, वो हम लोग आगे देखेंगे। अगली कंसेप्ट देखते हैं। हाँ, एक और चीज छोटी सी बतानी है आपको कि सिंगुलर फंक्शन, सिंगुलर पॉइंट किसको बोलेंगे हम? सिंगुलर पॉइंट, अगर आपका फंक्शन जो है वो एनालिटिक होता है किसी पॉइंट पे। इफ ए फंक्शन इज एनालिटिक एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट ऑफ द डोमेन, देन द पॉइंट इज कॉल्ड, अगर तो आपका फंक्शन जो है वो एक पॉइंट पे एनालिटिक होता है, देन दैट पॉइंट, the point is called, when the point is called singular point। अगर आपका फंक्शन जो है वो एनालिटिक होता है
at a point of the domain, then that point is called singular point, right? नेक्स्ट कंसेप्ट, ये समझ में आ गया एनालिटिक फंक्शन क्या होता है? अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगला थ्योरम इसी कंसेप्ट पे डिपेंड करेगा। ये है कॉची-रीमान इक्वेशन। कॉची-रीमान इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। इसी को बोला जाता है CR इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, आते हैं इस कंसेप्ट पे। इसका थ्योरम है, द थ्योरम सेज दैट, अब ये जो कॉची-रीमान इक्वेशन है ना, वो इक्वेशन में इस थ्योरम के अंदर आपको बताता हूँ कि कहाँ पे है। एक थ्योरम है जो मैं आपको बता रहा था ना कि कोई भी फंक्शन एनालिटिक कब होगा वो चेक करना है। वो चेक करने के लिए आपको हर एक वो पॉइंट उस फंक्शन को सिंगल वैल्यू बताना पड़ेगा, वो डिफाइन है बताना पड़ेगा, और हर एक पॉइंट पे वो डिफरेंशियल बताना पड़ेगा। ये जो मेथड है ये टीडियस होती है, लेंदी होती है। अगर मुझे चेक करना है कि कोई फंक्शन एनालिटिक है या नहीं, तो उसको अल्टरनेटिव यहाँ पे दिया है। दिस इज कॉल्ड एज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, necessary and sufficient condition for a function to be analytic, for a function to be analytic। ठीक है, वो कंडीशन है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं स्टेटमेंट। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ये जो है टॉपिक का नाम है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन for a continuous one valued function, or a continuous one valued बोलो या single valued बोलो, continuous single valued function w is equal to f of z is equal to u of xy plus I into v of xy। इस फंक्शन को अगर मुझे एनालिटिक बताना है, उसकी सफिशिएंट या नेसेसरी कंडीशन है टू बी एनालिटिक in a region कैपिटल R, किसी भी फंक्शन का अगर वो कंटिन्यूअस है और सिंगल वैलिड फंक्शन है w इक्वल टू f ऑफ z, वो एनालिटिक कब होगा? ये है कंडीशंस। पहली कंडीशन है दैट partial derivative of u with respect to x is equal to partial derivative of v with respect to y, and दूसरा है partial derivative of u with respect to y is equal to minus partial derivative of v with respect to x। इसको याद रखने के लिए आपके पास शॉर्ट फॉर्म है। इसको पार्शियल डेरिवेटिव विद ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x को मैं लिखूंगा ux, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y को लिखूंगा uy vy, इसको लिखेंगे uy इज इक्वल टू माइनस vx। सो पहली कंडीशन है ux इज इक्वल टू vy, uy इज इक्वल टू माइनस vx, और इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे वो है दैट दिस इज CR इक्वेशन। ठीक है, और दूसरी कंडीशन एक्चुअली ये थी, मैंने पहली में लिख लिया उसको। दिस इज कॉल्ड एज, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दिस इज CR इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। मैंने इसको पहली कंडीशन बोल के लिख लिया। ये हमारी सेकंड कंडीशन होगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी फंक्शन हमको चेक करना है कि वो एनालिटिक है या नहीं, तो आप बस उनके पार्शियल डेरिवेटिव u और v रिकॉग्नाइज करेंगे उस फंक्शन में से। उस पहले को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे को विद रिस्पेक्ट टू y, देखेंगे वो इक्वल है या नहीं। फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे और इसको विद रिस्पेक्ट टू x, देखेंगे कि क्या ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है कि uy की वैल्यू इज नथिंग बट माइनस vx।
अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि आपका फंक्शन जो है वो एनालिटिक है, राइट। अब ये तो हुई हमारी सेकंड कंडीशन, मुझे फर्स्ट कंडीशन में मिस कर दिया। फर्स्ट कंडीशन है वो है दैट द पार्शियल डेरिवेटिव, दो यू होल्ड ऑन अ सेकंड है। ऑलराइट, सो फर्स्ट कंडीशन है मेरी वो है दैट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y। ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है ना u के विद रिस्पेक्ट टू xy, v के पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू xy, ये जो है वो कंटीन्यूअस होनी चाहिए, आर कंटीन्यूअस functions, are continuous functions of x and y in a region कैपिटल R। ये तो इजी होता है कोई भी फंक्शन कंटीन्यूअस देखने के लिए, वो फंक्शंस कंटीन्यूअस होने चाहिए। अगर ये पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटीन्यूअस है और अगर वो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो आप बोल सकते हैं कि जो आपका फंक्शन है वो आपका जो है एनालिटिक फंक्शन। ये हमारी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, इसी पे क्वेश्चन हमको सॉल्व करना होता है। आया आपको समझ में बॉयज? ओके, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं एक्स पे बेस्ड। पहला क्वेश्चन, अब उससे पहले कुछ नोट है, वो नोट लिखवा देता हूँ मैं आपको मैं बाद में पीडीएफ तो भेज ही रहा हूँ। आई होप आप लोग पीडीएफ भी देखते हो। नोट रादर नोट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स है यहाँ पे। देखो ये जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है ना, उसमें से जो सीआर इक्वेशन है अगर सिर्फ इतनी ही सेटिस्फाई हो रही है और सेकंड कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती तो आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। सो पहली नोट वही है कि द सीआर इक्वेशंस आर ओनली नेसेसरी कंडीशंस, नेसेसरी कंडीशंस, सफिशिएंट नहीं है, नेसेसरी कंडीशंस फॉर ए फंक्शन टू बी एनालिटिक। हाँ, कोई प्रॉब्लम है? सेट टू बी एनालिटिक, राइट। सो सीआर इक्वेशन जो है वो नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। अगर वो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होती तो आप सिर्फ सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करवाते और आपका आंसर आ जाता, राइट। सो दिस मीन्स क्या? दिस मीन्स even if CR equations are satisfied तो भी आपका फंक्शन एनालिटिक है इसकी गारंटी नहीं है। सेटिस्फाइड द फंक्शन need not be analytic, need not be analytic at a point, at a point। ठीक है, यानी अगर आपका जो क्वेश्चन है या फिर आपका जो फंक्शन है अगर वो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई भी करता है तो भी आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि वो फंक्शन जो है वो एनालिटिक है, राइट। सेकंड है व्हेन, अब ये चार इक्वेशंस है वो आपको याद रखने होंगे। व्हेन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, व्हेन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक तो उसके जो डेरिवेटिव्स हैं इसको बोला जाएगा द डेरिवेटिव इज गिवन बाय its derivative is given by f dash of z is equal to ux plus r into vx। दिख रहे हैं।
हाँ, ब्लर दिख रहा है। पूरा ब्लर दिख रहा है। चलो देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं, हो सकता है नेटवर्क का इशू हो, आ जाए वो। ये हुई आपकी पहली कंडीशन कि अगर फंक्शन आपका एफ ऑफ एनालिटिक है तो उसका जो डेरिवेटिव है वो इस फॉर्मूला से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा फॉर्मूला है एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स के, आप क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है तो वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। सी आर इक्वेशन में बोला है यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, तो मैं लिख सकता हूँ वी वाई प्लस वी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू वाई, ये होगा वी वाई प्लस आई इंटू वी एक्स। ये भी एक सेकेंड फॉर्मूला है सेम फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए। देन एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स माइनस आई इंटू यू वाई, ये भी एक फॉर्मूला है। और लास्ट फॉर्मूला है एफ डैश ऑफ जेड का, वो है वी वाई माइनस आई इंटू यू वाई, राइट। ये मैं फॉर्मूला दोबारा बताऊंगा आपको कैसे याद रखना है इसको। ये थर्ड है हमारा रूल, नोट दैट इफ एफ ऑफ जेड एनालिटिक then it can be differentiated, then can be differentiated in usual manner। अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है तो आप उसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट। और लास्ट नोट है दैट अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है, इफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस आई वाई is equal to u plus iv and f of z अगर एनालिटिक है, is analytic, then the functions, then the functions, कौन से फंक्शंस u एंड v, ये दोनों फंक्शन अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है तो u और v जो है ऑफ रियल वेरिएबल्स, द फंक्शंस u एंड v ऑफ रियल वेरिएबल्स x and y, functions of real variable x and y are called, ये important है, are called conjugate functions, conjugate functions। तो क्या होगा, अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है तो उसके जो कंपोनेंट है u और v जो x में रहेंगे, रियल वेरिएबल x और y में रहेंगे, उनको हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेट फंक्शंस। u का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा v का कॉन्जुगेट होगा u, राइट। अब यहाँ पे आते हैं, ये चार नोट आपको याद रखने होंगे, दिख रहा है कि आपको फ्रेम में थोड़ा थोड़ा, हाँ, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला बस आपको याद रखने होंगे, बाकी तो सब समझना है, लेकिन ये चार फॉर्मूलाज आपको याद रखने होंगे। सबसे पहले तो अगर आपने इन चारों में से एक भी फॉर्मूला, सबसे बेस्ट है ये वाला फॉर्मूला, अगर आपने ये याद रखा, बाकी के फॉर्मूलाज आप इजीली डिराइव कर सकते हो। कैसे, फंक्शन एनालिटिक है, राइट। फंक्शन एनालिटिक है तो वो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि उसके जो यहाँ दिख रहा है, हाँ, पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो कंटिन्यूस होंगे, और दूसरा है वो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, यू एक्स इक्वल टू वी वाई, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, यू एक्स। ये जो कंडीशन है ना वो मैं इस फॉर्मूला में याद करता हूँ। ये एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू यू एक्स प्लस आई वी एक्स आप याद रखोगे। अब यहाँ से अगर ऐसा होता है कि आपको सिर्फ वी में कंपोनेंट दिया है तो क्या करेंगे आप, यू एक्स की जगह पे वी वाई पुट कर देंगे, दिख रहा है क्या, हाँ, यू एक्स की जगह पे वी वाई पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये आएगा वी वाई, आई वी एक्स एज इट इज लिखेंगे, दिख रहा है क्या वॉइस, हाँ। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आर इक्वेशंस क्या है, सी आर इक्वेशंस वो है यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो ये अगर एक फॉर्मूला है मेरे पास और मुझे अगर बोला गया कि आप फंक्शन फाइंड आउट करो एफ ऑफ जेड, तो मैं एफ डैश ऑफ जेड फाइंड आउट करूंगा। एफ डैश ऑफ जेड अगर आपको सिर्फ वी दिया है तो आप वी के पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हो उसे, तो आप क्या करेंगे, इस यू एक्स की जगह पे वी वाई पुट कर सकते हो क्योंकि सी आर इक्वेशंस दी है, राइट। अब यहाँ पे हो गया। अब दोबारा आते हैं यहाँ पे, अगर मुझे थर्ड फॉर्मूला देना है, अगर मुझे सिर्फ रियल वैल्यू यू की वैल्यू दी है और मुझे बोला है कि फंक्शन एफ ऑफ जेड फाइंड आउट करो, तो मैं क्या करता हूँ, ये यू एक्स एज इट इज लिखता हूँ,
वी एक्स की जगह पे माइनस वी वाई, ये माइनस साइन इधर शिफ्ट करूंगा तो माइनस यू वाई आ जाएगा। तो ये आएगा यू एक्स प्लस आई इंटू माइनस यू वाई, तो ये बनेगा यू एक्स माइनस आई यू वाई। अब आते हैं फोर्थ फॉर्मूला पे। फोर्थ फॉर्मूला में क्या बता रहा है देखो, ये फॉर्मूला है उसी को कंटिन्यू किया है। वी वाई एज इट इज प्लस आई इंटू वी एक्स कितना है माइनस यू वाई, तो ये आएगा वी वाई माइनस आई वी वाई आई यू वाई। इस तरह से आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने होंगे। आया सबको समझ में?